एक भयानक सुनामी ने पूरी धरती को अपने आगोश में ले लिया। इस सुनामी ने ना जाने कितने करोड़ों लोगों को मार दिया और हांगकांग जैसे बड़े शहरों को भी पानी के नीचे दफन कर दिया। इस तबाही के कई महीने बीत जाने के बाद अब इस डूबे हुए शहर में एक ऊंची सी बिल्डिंग में आशा नाम की एक लड़की रहती है। वो अकेले दुनिया की नजरों से छिपकर रहती है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी के कारण इंसान अब एक दूसरे को ही लूटने लगे हैं। उसकी दुनिया अब बस उस बिल्डिंग की चार दीवारी तक ही सीमित है, जहाँ जिंदा रहने के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा बारिश का पानी है। वो छत पर बर्तन रखकर पानी इकट्ठा करती है और उसी से अपना खाना बनाती है, और यहाँ तक कि पानी भरी बोतल्स पर लाइट लगाकर उन्हें लालटेन की तरह इस्तेमाल करती है, क्योंकि जिंदा रहने की इस जंग में उसने हर चीज का इस्तेमाल करना सीख लिया है। हर सुबह उसकी एक जैसी ही होती है। वो बिल्डिंग की छत पर जाती है, जहाँ एक बड़े से टैंक के अंदर उसने एक रेडियो और हेडफोन्स छुपा रखे हैं। ये रेडियो ही उसका दुनिया से एक लौता कनेक्शन है। वो रेडियो ऑन करती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई अनजान शख्स रेडियो पर बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें एक सुरक्षित जगह का लालच दे रहा था, लेकिन आशा उस आवाज को पूरी तरह इग्नोर करती है और अपने रोज के काम में लग जाती है। वो एक लोहे की जाली से साफ बारिश का पानी जमा करती है, ताकि वो अपने लिए इंस्टेंट नूडल बना सके। अपना पेट भरने के बाद वो अपनी दूरबीन उठाती है। इस दूरबीन के जरिए ही वो इस पानी की दुनिया पर नजर रखती है। वो दूर दूर तक देखती है और तभी उसके सामने एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह पानी में समा जाती है। इसके बाद वो बिल्डिंग के दूसरे अपार्टमेंट्स में झांकती है, जहाँ उसे कुछ और जिंदा लोग दिखाई देते हैं, जो कि उसी की तरह छिपकर रह रहे हैं। सब डरे हुए हैं उन अपराधियों और लुटेरों से जो इस बर्बाद दुनिया में जानवरों की तरह घूम रहे हैं। तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक चीज पर पड़ती है, एक पार्सल जो उसकी बिल्डिंग के पास तैर रहा है। शायद उसमें कुछ काम का सामान हो, इसलिए वो फटाफट एक अनोखा हथियार जिसमें उसने कांटे से बना हुआ एक छोटा सा स्पून लगाया है। फिर वो निशाना लगाती है और तीर की तरह वो कांटा जाकर उस पैकेज में धंस जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खींचने की कोशिश करती है, पानी के नीचे से एक अनजान समुद्री जीव उस बॉक्स को पकड़ लेता है। आशा अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आखिरकार वो उस पैकेज को खींचने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस खींचातानी में उसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर बड़े जोश के साथ वो बॉक्स को खोलती है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। अंदर कुछ बेकार की चीजें और साथ में एक अल्कोहल की बोतल थी। आशा उसमें से एक घूंट पीती है और फिर उसी बोतल से अपने जख्मों को साफ करती है और एक कपड़े का टुकड़ा उस पर बांध लेती है। इसके बाद वो वापस बिल्डिंग की छत पर चली जाती है और अपनी दूरबीन से निगरानी करने लगती है। तभी उसे दूर एक अपार्टमेंट से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो तुरंत घबरा कर उस तरफ देखती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ बोट उस बिल्डिंग के पास आकर रुकती है। उसमें से कुछ समुद्री लुटेरे उतरते हैं। तभी एक की नजर आशा पर पड़ जाती है, जो उसे अपनी दूरबीन से देख रहा था। आशा का दिल दहल जाता है। पकड़े जाने के डर से वो तेजी से अपना सारा सामान समेटती है और एक बिल्डिंग के कमरे में जाकर छिप जाती है। कुछ ही मिनट बाद वो लुटेरे बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वो हर कोना छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। ये सोचकर कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो वापस चले जाते हैं। जब आशा को पूरा यकीन हो जाता है कि खतरा टल गया है, तब वो अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलती है। फिर अगली सुबह आशा सबसे पहले अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला करती है। वो खिड़कियों पर लकड़ी के टुकड़े ठोक देती है और बची हुई जगह को पर्दों से ढक देती है, ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। उसके बाद वो फिर से नीचे पानी भरे एरिया में देखती है, इस उम्मीद में कि शायद कुछ और काम का सामान मिल जाए। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। एक छोटी सी बच्ची एक मैट्रेस पर बेहोश तैर रही थी। आशा उसे देखती है, लेकिन वो ये मान लेती है कि वो लड़की मर चुकी है और उसे अनदेखा करके अपने किचन में काम करने चली जाती है। तभी अचानक उसके पीछे से कोई तेजी से गुजरता है। आशा घबराकर पलटती है, ये देखने के लिए कि वहाँ कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचती है कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ती है, वही लड़की जो मैट्रेस पर थी चुपके से उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो आशा को बिना कोई रिएक्शन दिए बस घूरती रहती है। फिर रात हो जाती है। सोने से पहले आशा बाथरूम में अपना चेहरा धोने जाती है। उसे फिर से ऐसा एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। इस बार वो तैयार थी। वो जानबूझकर अपना साबुन सिंक पर छोड़ देती है, एक चाल के तौर पर। थोड़ी देर बाद वो छोटी लड़की साबुन उठाने आती है और तभी आशा मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ पकड़ लेती है। लेकिन आशा को एक बड़ा झटका लगता है। वो छोटी सी दिखने वाली लड़की उस पर ऐसा हमला करती है कि आशा जमीन पर गिर जाती है। लड़की इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। भागकर वो सीधा आशा के कमरे में पहुँचती है और वहाँ सब कुछ उलट पुलट करने लगती है। तभी उसे आशा का बनाया हुआ एक होममेड लैंप मिल जाता है
उस लैंप को लेकर वो लड़की पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है। घूमते घूमते वो एक कॉरिडोर के आखिर में पहुंचती है, जहां उसे एक दरवाजा दिखता है। इस दरवाजे में कोई हैंडल नहीं था और उसके दूसरी तरफ से एक अजीब सी तेज बदबू आ रही थी। वो जानना चाहती थी कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे एहसास होता है कि आशा उसे ढूंढती हुई आ रही है। इसलिए वो जल्दी से एक दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। फिर सुबह हो जाती है और आशा उस बिन बुलाए मेहमान को ढूंढना शुरू करती है। वो लड़की उसे बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। उसकी शक्ल आशा की छोटी सौतेली बहन एमी से बहुत मिलती थी। आशा उस लड़की के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। फिर जब वो लड़की सोकर उठती है तो वो फिर से वापस आशा के कमरे की तलाशी लेने लगती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक ढीले सॉकेट पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे हटाती है, उसे उसके पीछे छिपाया हुआ एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे के अंदर आशा और उसके परिवार की तस्वीरें थी। फिर जब आशा देखती है कि वो लड़की क्या कर रही है, तो वो उसके पीछे से जाती है, लेकिन वो लड़की तस्वीरें वहीं छोड़कर भाग जाती है। आशा उन तस्वीरों को उठाती है और अपनी बहन के साथ अपनी फोटो को देखकर अपने अतीत में खो जाती है। उसे वो रात याद आती है जब वो एमी का बर्थडे मनाने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस आई थी। उसे याद आता है कि कैसे उसकी बहन एमी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एमी का आज्ञाकारी, शांत और हर बात मानने वाला स्वभाव आशा को हमेशा परेशान करता था, क्योंकि आशा उससे बिल्कुल उल्टी थी, जिद्दी और आजाद ख्यालों वाली। उस बर्थडे की रात आशा ने अपनी बहन को एक जीन्स गिफ्ट की थी, ताकि वो चोरी छुपे उसकी जीन्स पहनना बंद कर दे। एमी बहुत खुश थी, लेकिन जब उनके माता पिता की बारी आई तो उन्होंने एमी को एक हार, एक नेकलेस दिया, जो कि उसकी दादी का था। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत आहत महसूस करती है, क्योंकि उसके परिवार की परंपरा के अनुसार वो हार पहली बेटी को मिलना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि आशा ने कभी भी इन चीजों की परवाह नहीं की, इसीलिए ये हार एमी को ही मिलना चाहिए। इस घटना ने उसके परिवार के बीच की दूरियों को और भी बढ़ा दिया था। एक और दिन बीत जाता है। आशा अपने लिए खाना बनाने जाती है और देखती है कि उस अनजान लड़की ने उसके लिए इंस्टेंट नूडल के कुछ और पैकेट्स लाकर रखे हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। नाश्ता बनाने के बाद वो बिल्डिंग की छत पर जाती है और उस लड़की के लिए भी एक बाउल में खाना छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की आती है और आशा के साथ बैठकर नूडल्स खाने लगती है। आशा उसके साथ एक कंपटीशन करती है कि कौन तेजी से खाता है। दोनों जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। तभी आशा अपने चॉपस्टिक से कुछ नूडल्स उठाती है, उन्हें अपने सर के ऊपर ले जाती है और वहां से सीधा अपने मुंह में गिरा लेती है। छोटी लड़की भी उसकी नकल करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे नूडल्स उसके चेहरे पर ही गिर जाते हैं। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। इतने महीनों के बाद ये पहला मौका था जब आशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। घंटे बीत जाते हैं और आशा उस लड़की को अपने कमरे में सोने देती है। तभी अचानक वो लड़की रोने लगती है। आशा उससे पूछती है कि वो क्यों रो रही है, लेकिन लड़की बात को टाल देती है, कहती है कुछ नहीं हुआ। आशा उसे बताती है कि सुनामी के बाद शुरू के कुछ दिनों में वो भी ऐसे ही रोती थी। उसे अपने परिवार वालों की बहुत याद आती थी और उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। इस बात पर वो छोटी लड़की बताती है कि वो भी अपने परिवार से बिछड़ गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। उसका प्लान ये है कि वो एक नाव बनाएगी, अपने माता पिता को ढूंढेगी और यहाँ से दूर चली जाएगी। आखिर में वो अपना नाम रे बताती है। उस रात आशा को बहुत वक्त बाद अपने अकेलेपन में एक साथी मिल जाता है और वो इस बात से बहुत खुश होती है। सुबह होते ही दोनों वापस छत पर जाती है। तभी रे की नजर दरवाजे के लॉक पर लगे एक टेप पर पड़ती है और उस टेप को वो हटा देती है, जिससे वो दरवाजा लॉक हो जाता है और वो दोनों बाहर ही छत पर लॉक हो जाते हैं। आशा बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो लोग वहीं पर फंस गए हैं, लेकिन रे बिल्कुल शांत रहती है। वो एक पतला सा स्टील का तार निकालती है और बड़ी आसानी से उस लॉक को खोल देती है। आशा उसकी इस काबिलियत को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन वो उसे समझाती है कि अगर उन्हें साथ रहना है तो उन्हें कुछ नियम मानने होंगे। सबसे जरूरी नियम किसी भी तरह का शोर नहीं करना, क्योंकि शोर उन लुटेरों को उनकी तरफ खींच सकता है और वो लोग पहले ही मौके पर उन्हें लूट लेंगे या फिर उससे भी बुरा कुछ करेंगे। लड़की वादा करती है कि वो हर नियम का पालन करेगी। जिसके बाद आशा लंच बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके जमा किए हुए खाने का सामान में से कुछ चीजें गायब है। इतना ही नहीं, वो देखती है कि उसका वो कीमती नेकलेस, उसकी दादी का हार भी गायब है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रे ने ही उसे चुराया है। गुस्से में आशा उस लड़की को ढूंढने जाती है, लेकिन तभी वो खिड़की के बाहर देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लुटेरे वापस आ गए थे और पानी में उनकी बिल्डिंग के चक्कर लगा रहे थे। अपने गुस्से को भूलकर आशा तेजी से रे को ढूंढने जाती है।
रे अपने में मगन होकर रेडियो सुन रही थी। आशा उसके पास जाकर उसे एकदम शांत रहने का इशारा करती है और खुशकिस्मती से उन लुटेरों की नजर उन पर नहीं पड़ती। वो आसपास की दूसरी बिल्डिंगों में बचे हुए सर्वाइवर का सामान लूटकर वहां से चले जाते हैं। फिर जब खतरा टल जाता है, आशा रे को बाथरूम में ले जाकर उसको नहलाती है। रे उससे पूछती है कि क्या आशा का अपने परिवार को ढूंढने का प्लान है, लेकिन आशा बताती है कि उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये वीरान बिल्डिंग ही अब उसका घर है। फिर बातों ही बातों में आशा आखिरकार रे से पूछ ही लेती है कि क्या उसने वो हार बिना पूछे लिया है, लेकिन ये सवाल सुनकर ही रे को बहुत बुरा लगता है। वो वहां से चली जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बुरा लगता है कि उसने एक मासूम बच्ची पर शक किया। वो उससे माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन रे कॉरिडोर में मिलती है एक टोकरी में अपना कुछ सामान लेकर, और वो कहती है कि वो अकेली ही रहना चाहती है। ये देखकर कि रे अभी भी उससे नाराज है, आशा वापस छत पर चली जाती है कपड़े धोने के लिए पानी लेने, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि सारी बोतल्स खाली है। आशा को फिर से रे पर शक होता है। उसे लगता है कि रे ने सारा पानी बिना उससे पूछे इस्तेमाल कर लिया है। गुस्से में वो उससे इस बारे में बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। रे उस पानी से कपड़े धो रही थी। ये दृश्य देखकर आशा को एक बार फिर से अपनी सौतेली बहन एमी और उस कयामत की रात की याद आ जाती है। सुनामी आने के कुछ घंटे पहले आशा टीवी पर न्यूज देख रही थी। न्यूज में बता रहे थे कि एक बड़ी लहर आसपास के देशों में तबाही मचा रही है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आती है और उसे टीवी बंद करके डिनर के लिए आने को कहती है, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी। फिर जब सब डिनर टेबल पर इकट्ठे होते हैं, आशा के माता पिता बताते हैं कि वो अगले दिन अपनी दादी की कब्र पर जाएंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने, जैसा कि वो हर साल करते थे। लेकिन आशा कहती है कि उसके कुछ और प्लान्स है और वो झूठ बोलती है कि उसे दिन में कुछ काम करना है। लेकिन तभी गलती से उसकी बहन एमी के मुंह से निकल जाता है कि आशा एक पार्टी में जाने वाली है। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और आशा को उनके साथ चलने का ऑर्डर देती है, लेकिन आशा साफ मना कर देती है। वो टेबल से उठ जाती है और वो कहती है कि वो इस परिवार से और इस घर की कैद से थक चुकी है। इसके जवाब में उसकी माँ उससे कहती है कि तो फिर वो अपने लिए कोई दूसरा परिवार ढूंढ ले। आशा इस बहस को खत्म करते हुए कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने जा रही है। फिर वापस प्रेजेंट में आकर आशा को बहुत पछतावा होता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने परिवार वालों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। फिर जब वो सोने जाती है तो उसे एक बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें वो अपने अतीत को फिर से जीती है। लेकिन तभी रे देखती है कि आशा एक बुरे सपने के कारण परेशान है, तो वो उसे जगा देती है। वो कहती है कि उसे भी नींद नहीं आ रही, दिन निकलने ही वाला था। आशा फैसला करती है कि वो अपने दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी करेगी और वो रे से मदद मांगती है। काम करते वक्त रे की नजर फिर से उस बिना हैंडल वाले दरवाजे पर पड़ती है। वो आशा से पूछती है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन आशा इस सवाल को टाल देती है। वो बस इतना कहती है कि रे उस जगह से दूर रहे, क्योंकि वहाँ से बहुत तेज बदबू आती है। रे उसकी बात मान लेती है और हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगती है। आशा भी बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रेडियो पर वही अनाउंसमेंट होने लगती है, वही ग्रुप जो सुनामी सर्वाइवर्स को शेल्टर और खाना ऑफर कर रहा था। रे ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और भागकर आशा को इसके बारे में बताती है, लेकिन आशा उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वो कहती है कि इस बात का कोई भरोसा नहीं कि ये बात सच है या कोई जाल। वो कहती है कि इस बात को भूल जाना ही बेहतर है। ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है। वो आशा को डरपोक कहती है। आशा भी गुस्से में आकर उस पर चिल्ला देती है और उसे एक चोर कहती है। अगले ही पल आशा को अपनी कही हुई बात पर पछतावा होता है, लेकिन रे उसका जवाब देती है कि उसने उसका हार नहीं चुराया है। इसके साथ ही वो कहती है कि आशा बहुत ही बुरी है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। आशा को उसकी सोच और पछतावे के साथ अकेला छोड़ देती है। आखिरकार आशा हार मान लेती है और उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि रे एक तरह की छोटी सी नाव बना रही है। ये देखकर कि वो यहाँ से जाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, आशा उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बाहर कुछ नहीं बचा, सिर्फ खतरा है और वो वहाँ से जाकर सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालेगी। लेकिन रे कहती है कि उसे अपनी रक्षा करनी आती है और तभी वो आशा को एक फ्लेयर गन दिखाती है। इस हथियार को देखकर आशा उसे उस लड़की से ले लेती है। वो कहती है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी आवाज से वो लुटेरे उनकी तरफ खिंच सकते हैं। आखिर में वो रे को अपनी नाव बनाने देती है, लेकिन वो बार बार इस बात पर जोर देती है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और छिपकर रहना ही सबसे अक्लमंदी का काम है। एक और दिन गुजर जाता है। आशा को बाहर बारिश की आवाज सुनाई देती है। बिना वक्त जाया किए वो रे को जगाती है और उसे अपने साथ छत पर ले जाती है।
वहाँ जाकर वो दोनों देखती है कि उनकी सारी बाल्टियां लबालब भरी हुई है। इसकी वजह से उनके पास पानी का एक नया स्टॉक जमा हो गया था। फिर दोनों मिलकर उस पानी को बड़े बड़े कैंस में भरना शुरू करती है, साफ पानी को अलग और उबाल कर इस्तेमाल करने वाले पानी को अलग। एक छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आशा नूडल्स के कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन बनाने का फैसला करती है और साथ में सॉसेज का एक कैन भी खोलती है। रे इस खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और पानी इकट्ठा करने का काम पूरा करने के बाद वापस अपनी नाव बनाने में लग जाती है। उस छोटी सी लड़की के अटल इरादे को देखकर आशा सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या हमेशा छिपकर रहना ही सही फैसला है। रे की तरह वो भी अपने परिवार से, खासकर एमी से एक बार मिलने का मौका चाहती थी और शायद इसी वजह से वो उस लड़की की मदद करने का फैसला करती है। कुछ घंटों बाद जब रे पानी साफ करके कैंस में भरने का काम खत्म करती है तो आशा उसे बुलाती है। दोनों एक कमरे में जाती हैं और वहाँ आशा उस नाव को दिखाती है जो उसने बनाई थी। ये देखकर रे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उस लड़की की मुस्कुराहट को देखकर आशा को एक बार फिर से अपनी बहन एमी और उस आखिरी रात की याद आ जाती है जब वो दोनों आखिरी बार साथ थे। अपने माता पिता से झगड़ने के बाद आशा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी बहन एमी ने उसके साथ जाने की जिद की और कहा कि वो उसको टैक्सी ढूंढने में मदद करेगी। अलविदा कहने से पहले एमी ने अपनी बहन से वादा किया कि वो अगली सुबह उससे मिलने जरूर आएगी और उसने ये भी कहा कि उसने आशा के लिए उसकी जीन्स की जैकेट में कुछ रखा है। लेकिन तभी अचानक से सड़क पर एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आता है और एमी से टकरा जाता है। इससे आशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। दूसरे पैदल चलने वालों के साथ आशा और एमी भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन आशा जल्द ही इस याद से बाहर आ जाती है और रे की सफर के लिए सामान इकट्ठा करने में मदद करती है। फिर जब रात होती है तो आशा को अपना वो हार जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। वो देखती है कि उसका लॉक टूटा हुआ था। तब उसे एहसास होता है कि रे ने उसे कभी नहीं चुराया था। पछतावे से भरी हुई वो रे के पास जाती है और वो हार उसे गिफ्ट दे देती है और रे से कहती है कि वो इसका बहुत ख्याल रखे। अगली सुबह दोनों अपने सफर की आखिरी तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी गलती से रे के हेडफोन कॉरिडोर की दीवार में अटक जाते हैं। इस वजह से रेडियो की आवाज बहुत तेज वॉल्यूम में बजने लगती है। दोनों घबराकर जल्दी से हेडफोन वापस लगाती हैं। सब कुछ फिर से शांत हो जाता है, लेकिन आशा के दिल में डर बैठ जाता है। उसे डर था कि किसी ने ये आवाज सुन ली होगी और अब उनकी छिपने की जगह सबको पता चल गई है। सुरक्षा के लिए वो सफर को कुछ दिनों के लिए टाल देने का फैसला करती है और आसपास निगरानी करने लगती है, ये पक्का करने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा। कई दिन बीत जाते हैं। आशा लगातार छत से निगरानी करती रहती है, लेकिन उन लुटेरों का कोई नामो निशान नहीं दिखता। उसे लगने लगता है कि जगह सुरक्षित है, इसलिए वो एक आखिरी बार खाना बनाने का फैसला करती है और रे के लिए भी थोड़ा खाना ले जाती है। रे को लगने लगा था कि आशा ने सफर का प्लान छोड़ दिया है, लेकिन आशा कहती है कि वो दोनों इस नाव में यहाँ से जरूर जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर रे अपना सामान लेने जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि उसने इस बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को देखा है। रे बहुत डर जाती है और भागकर आशा के पास जाती है, जिसने पहले ही उन लुटेरों की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो तेजी से रे को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वो रे को अलमारी के पीछे बने हुए गुप्त रास्ते में छुपा देती है। रे उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वो जगह इतनी छोटी थी कि दोनों उसमें एक साथ नहीं आ सकते थे। आशा कहती है कि वो अपने लिए कोई और छुपने की जगह ढूंढ लेगी, लेकिन रे नहीं चाहती थी कि आशा उसे छोड़कर जाए, इसीलिए वो उसे अपने साथ रहने की मिन्नतें करती है। लेकिन आशा कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब से रे आई है आशा को जीने का एक नया मकसद मिल गया है। फिर वो रे को वहां छुपा कर खुद उस कॉरिडोर के आखिर में बने बिना हैंडल वाले दरवाजे की तरफ दौड़ती है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो लुटेरे पूरी जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। आशा उस बदबूदार अपार्टमेंट के अंदर चुपचाप बैठी रहती है और तब हमें पता चलता है कि ये वही अपार्टमेंट है जहाँ उसका परिवार रहता था। इतना ही नहीं, आशा ने अपनी नाक पर कपड़ा बांध रखा था उस भयानक बदबू के कारण, क्योंकि उसके माता पिता की लाशें अभी भी वहीं पर थी। हालात और भी बिगड़ जाते हैं। वो लुटेरे पूरी बिल्डिंग की छानबीन करते रहते हैं। तभी उनमें से एक को वो बिना हैंडल वाला दरवाजा मिल जाता है और वो उसे एक लात मारकर खोल देता है। अंदर से आने वाली तेज बदबू से उसे उल्टी आने लगती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाकर तलाशी लेता है। उसकी नजर सोफे पर पड़े एक कपड़े पर जाती है। फिर जैसे ही वो उस कपड़े को हटाता है, उसे आशा के माता पिता की सड़ी हुई लाशें मिलती हैं। वहाँ छिपी हुई आशा की भी हालत खराब थी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले और वो पकड़ी ना जाए।
बाहर ग्रुप के बाकी लोग सब कुछ छान रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का जो लगभग रे की उम्र का था, अलमारी के पास कुछ अजीब सा महसूस करता है। ग्रुप का लीडर देखने जाता है कि क्या हुआ, और बदकिस्मती से वो लोग रे को ढूंढ लेते हैं और उसे अलमारी से बाहर खींच लेते हैं। उस मासूम लड़की की चीख सुनकर आशा को एक बार फिर से सुनामी वाले दिन की याद आ जाती है, जब वो और एमी उस विशाल लहर से भाग रही थी। दोनों किसी तरह अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस चढ़ने में कामयाब हो गई थी, लेकिन एमी अपनी बहन के साथ कदम नहीं मिला पा रही थी और आखिरकार उसका हाथ आशा के हाथ से छूट गया। आशा ने उसे अपने पीछे आने को कहा और वो सीढ़ियां चढ़ती रही। उस भगदड़ में एमी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और दूसरे बचे हुए लोगों के पैरों तले कुचल गई, जो पानी से बचने की उम्मीद में ऊपर की तरफ भाग रहे थे। आखिरकार आशा उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन वहां उसकी बहन का कोई निशान नहीं था। बस वो हार था जो एमी ने उसकी जैकेट में छोड़ा था। इस बात ने आशा को अंदर तक तोड़ दिया। उसे इस बात का एहसाने जुर्म था कि उसने एमी को छोड़ दिया, और तब से वो उसी बिल्डिंग में कैद होकर रह गई थी। बस एक दिन से दूसरे दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। सारी सच्चाई सामने आने के बाद आशा अभी भी छिपी हुई थी। फिर जब लुटेरों का लीडर रे को धमकाता है और पूछता है कि क्या यहाँ और कोई भी है, तो बेचारी डरी हुई रे आशा के बारे में बता देती है, और आखिरकार वो लुटेरे आशा को भी ढूंढ लेते हैं। फिर जब वो भागने की कोशिश करती है तो ग्रुप उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद आशा की आंखें खुलती है। एक लुटेरा उसके हाथ रस्सी से बांध रहा था और उसे अपनी नाव की तरफ खींच रहा था। आशा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे और जोर से खींचने लगता है। उसे ग्रुप के पास घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, आशा को जमीन पर एक टूटा हुआ सीढ़ी का टुकड़ा मिलता है। वो उसे तुरंत उठाकर उस शैतान के हाथ पर मार देती है। गुस्से में वो लुटेरा आशा को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। अपनी पूरी ताकत से वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आशा के पास रे की वो फ्लेयर गन थी। बिना एक पल सोचे आशा उस आदमी पर गोली चला देती है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह जल जाता है। बाहर बाकी लुटेरे अपने साथी की चीखें सुनते हैं और देखने जाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन आशा तेजी से बिल्डिंग के अंदर जाकर छिप जाती है। एक लुटेरे को एक कमरे से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे आशा दिखती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आशा उसे एक रस्सी का फंदा बनाकर गिरा देती है और फिर उसके सर पर कई सारे वार करके उसे हमेशा के लिए शांत कर देती है। इसके बाद वो उस शैतान का चाकू उठा लेती है और ग्रुप के बाकी लोगों से निपटने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद आशा रेडियो ऑन करती है और एक दूसरे लुटेरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे ही वो जाल में फंसता है, आशा पीछे से उसके पीठ पर हमला करती है। वो आदमी फिर भी हार नहीं मानता। वो दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लुटेरा आशा पर हावी हो जाता है और उसे एक टेबल पर दबा देता है। वो उसका गला घोटने लगता है, लेकिन आशा किसी तरह उसके पीठ में लगे चाकू को निकाल लेती है और उस पर तब तक वार करती है जब तक वो नीचे गिरकर मर नहीं जाता। लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आशा का सामना एक और लुटेरे से होता है। इस बार एक जवान लड़की थी जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी थी। बिना सोचे समझे आशा गर्म पानी उठाती है और उस लड़की पर फेंक देती है। फिर उसे एक कमरे में धक्का देकर बंद कर देती है और साथ में चलता हुआ स्टोव भी अंदर फेंक देती है, जिससे उस लड़की में आग लग जाती है। ग्रुप का एक और सदस्य खत्म हो जाता है। अब बस ग्रुप का लीडर बचता है। फिर जैसे ही आशा उसे सीढ़ियों पर देखती है, वो अचानक से चाकू से उस पर वार कर देती है, लेकिन वो आदमी उस पर एक मुक्का मारता है और उसे दीवार से सटा देता है। आशा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसकी नजर अपने सर के ऊपर लगे एक ट्यूबलाइट पर पड़ती है। अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत से वो उस ट्यूबलाइट को निकाल देती है, जिससे पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब जाता है। ये उसे एक फायदा देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उस शैतान पर चाकू से लगातार वार करती है। लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। इसके ठीक बाद वो छोटा लुटेरा लड़का एक बंदूक लेकर आशा पर हमला कर देता है, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। आशा उसे छत की तरफ ले जाती है और फिर उस लड़के को बाहर ही लॉक कर देती है। अब सिर्फ एक आखिरी लुटेरा बचा था जो नाव के पास इंतजार कर रहा था, रे को कैदी बनाकर। आशा अपने स्लिंगशॉट से उस पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका निशाना चूक जाता है और उसका हरपुन सीधा पानी में गिर जाता है। लुटेरा देखने जाता है कि क्या हुआ, लेकिन तभी रे मौके का फायदा उठाती है और उसे पानी में धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी रे को भी अपने साथ पानी में खींच लेता है और दोनों एक साथ पानी में गिर जाते हैं। आशा उनकी मदद करने के लिए तुरंत उसके पीछे पानी में कूद जाती है,
थोड़ी देर बाद वो लुटेरा पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वही समुद्री जीव पानी से बाहर निकलता है और एक ही बार में उसे निगल लेता है। इसके ठीक बाद रे और आशा पानी से बाहर निकलती हैं और नाव तक पहुंचती है। अब वो उन लुटेरों से हमेशा के लिए आजाद थी। अब उनके पास एक असली नाव थी और वो अपने प्लान को अंजाम दे सकती थी। उन्हें नाव में उन लुटेरों का लूटा हुआ ढेर सारा सामान भी मिलता है और आखिरकार आशा और रे उस डूबे हुए शहर से दूर निकल जाती है। तो ये थी कहानी आशा और रे की। क्या उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी? क्या वो इस बर्बाद दुनिया में खुश रह पाएंगी? आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले रिकैप में, यही आपके चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।